नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं डंके की चोट पर लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कहीं से भी जायज नहीं है और साथ ही साथ ये एक ऐसा सवाल बन गया है कि क्या ये ठीक हो रहा है। जहां गढ़वा में स्कूल में धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है, एक प्रमुख मुद्दा वो रहेगा। इसके अलावा डंके की चोट में हम कुछ दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें कि खूंटी के एसडीएम साहब की एक कारस्तानी सामने आई है जो उन्होंने की है। इसके अलावा कैसे पलामू में एक बार फिर से धान का घोटाला हुआ और साथ ही साथ ईडी ने आज क्या कुछ किया, चार्जशीट में क्या उसने दाखिल किया है। तो चलिए शुरू करेंगे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। डंके की चोट पर ये सवाल होंगे, तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। गढ़वा में धर्म के ठेकेदारों ने एक स्कूल में प्रार्थना के लिए नियम बदल दिए। इलाके में करीब 75% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के दबाव में प्रार्थना के समय शीर्ष नवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बड़ा सवाल कि क्या आबादी के हिसाब से तय होंगे प्रार्थना के नियम? क्या धर्म के आधार पर होगी स्कूल में प्रार्थना? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे हमारे और बहुत सारे हमारे जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार, धर्म के नाम पर बदल दी प्रार्थना। स्कूल में हाथ जोड़ने पर मनाही, शीश नवाने पर भी पाबंदी। गढ़वा में शिक्षा के मंदिर में धर्म के कुछ ठेकेदारों ने जबरन प्रार्थना बदल दी। कोरबा जी के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, प्रार्थना के दौरान छात्र छात्राओं को शीश नवाने पर भी मनाही थी। वो भी इसलिए क्योंकि इलाके में अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है। ग्रामीणों ने हाथ जोड़ने की बजाय हाथ मोड़कर प्रार्थना करने का दबाव स्कूल पर बनाया। हाथ बांधकर क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं। मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? ऐसे। मतलब हाथ बांधकर क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। मतलब टीचर बोलते हैं क्या कि उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है? कितना दिनों से ऐसे हो रहा है? बहुत पहले से। स्कूल में पिछले कई महीनों से हाथ मोड़कर प्रार्थना की जा रही थी। इतना ही नहीं, गांव वालों के दबाव में स्कूल में अब दया कर दान प्रार्थना की जगह तू ही राम है तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू कर दी गई। हेडमास्टर का कहना है कि मुस्लिम बहुल गांव है, इलाके में उनकी आबादी 75% से ज्यादा है, इसलिए ग्रामीणों ने जबरन अपने मुताबिक प्रार्थना का नियम बना दिया। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। लोगों ने उस दिन हमारे विद्यालय में आकर के बोले कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस स्कूल में हमेशा से हाथ मोड़कर प्रार्थना की जाती थी। पहले हाथ जोड़कर ही बच्चे प्रार्थना करते थे, लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों ने दबाव डालकर सालों पुरानी परंपरा को बदल डाला। पढ़ते समय से प्रार्थना कैसे होती थी? हम लोग पहले छोटा पढ़ा जैसे प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग ऐसे कभी नहीं किए हैं, हम लोग वैसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर जी तो मालूम नहीं है, अभी फिलहाल से पता चल रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या धर्म के आधार पर होगी स्कूल में प्रार्थना? हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर आपत्ति क्यों?
अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा तो क्या परंपरा बदल देंगे? धर्म के नाम पर क्यों बदला प्रार्थना का तरीका? हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक क्यों? छात्र छात्राओं को शीश झुकाने पर भी रोक क्यों? बच्चों को हाथ जोड़ने से क्यों किया गया मना? ग्रामीणों के दबाव में क्यों बदली गई पुरानी परंपरा? अब शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ा करने पर विवाद शुरू हुआ है। मीडिया में सुर्खियां बनी तो डीसी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करवाया। साथ ही स्कूल में राष्ट्रगान भी हुआ। इतना ही नहीं, आगे भी सरकार की नीति के तहत ही प्रार्थना करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। सभी के साथ मिलकर बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चों का प्रार्थना से पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है, वैसे होगा। अगर ऐसा कोई बीच में कोई शिक्षक या किसी समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब उसको हम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देंगे। अधिकारियों के दखल के बाद स्कूल में फिर से पुरानी परंपरा के तहत प्रार्थना शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार क्यों? न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। मेरा नाम पंकज पांडे है और मैं एक भारत का नागरिक हूं। इस लिहाज से मुझे संविधान से बहुत सारी शक्तियां मिली हुई, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। भोजन का अधिकार या शिक्षा का अधिकार छोड़िए, जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो ये कि हमें धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और मौलिक अधिकार है हमारा। लेकिन क्या इस दौरान मुझे यह ख्याल नहीं रखना चाहिए कि उससे दूसरों की भावनाएं आहत ना हो? यह भी ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन सबके बीच में कुछ नियम, कानून और कायदे होते हैं जो खास जगहों पर चलते हैं। वहां आपकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चलती, वहां आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं चलता। और ऐसा ही हुआ है गढ़वा के उत्क्रमित स्कूल में, जहां पर प्रार्थना बदल दी गई। वो प्रार्थना जो कि परंपरा से बिल्कुल हटकर न सिर्फ प्रार्थना बदली गई बल्कि प्रार्थना करने का तरीका तक बदल दिया गया। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या स्कूलों में, जहां पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के हर नागरिक बराबर हैं, सबका आपस में मिलजुल कर रहना होता है, आपस में बैर नहीं रखना है, सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं, और उसी स्कूल में धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आशीष जुड़े हैं, उसके अलावा कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं भानु प्रताप शाही जी के पास में और उन्हीं से जानते। देखिए, ये चीज आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी हम जानने चाहेंगे कि क्या है ये और क्यों ऐसा हुआ होगा। देखिए, ये काफी दुखद घटना हम लोगों को पढ़ने को, सुनने को मिला। चूंकि हमारे जिले का विषय है तो ये हम लोगों के मन को भी काफी झकझोरने का काम किया है। हम लोग काफी आहत हैं जिस तरह से वहां प्रार्थना को बदला गया और जिस तरह से प्रार्थना करने के तरीका को बदला गया, और ये बताया गया कि चूंकि यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों का संख्या 75% है, इसलिए प्रार्थना का नियम जो हमारे अनुकूल होगा हम उसी के हिसाब से करेंगे। ये काफी, आप समझ सकते हैं, समाज में जहर घोलने वाला और जो हमारे नियम, कानून, कायदा और संविधान है उसको तोड़ने वाला हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, विद्यालय सबके हैं, सबके लिए है, सारे लोगों, सारे जाति समुदाय के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और उसमें जो कानून है वो सरकार के द्वारा बनाया गया कानून उसमें लागू होता है। लेकिन इस तरह से संख्या के आधार पर अगर कानून बनने लगेगा और बनाने लगेंगे लोग, तो आप सोचिए ये देश और ये प्रदेश किस दिशा में जाएगा।
बिल्कुल, हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी भी जुड़े। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, देखिए क्योंकि इस बात को लेकर लगातार सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ और ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी है उसके मुताबिक तो गलत है ही, लेकिन साथ ही ये भी कि आखिर ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ और कितने दिनों से ऐसा चल रहा था जो अब पकड़ में आया है। देखिए पंकज, मैं बता दूं कि ये लगभग आज 10 से 15 दिन पहले का मामला है, जब वहां के जो प्रधानाध्यापक जुगेश्वर राम है, उनके पास उसी गांव के कोरबाडी के ही प्रोपर लोग जाते हैं, उसी गांव के कुछ यंग ब्लड जाते हैं और जाने के बाद उनसे मांग करते हैं कि चूंकि हमारा इस गांव में इस पंचायत में 75% हमारी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पर आप जो प्रार्थना जो करवाते हैं उस प्रार्थना को बदलिए, साथ ही प्रार्थना करने का जो तरीका होता है उस तरीका को बदलिए। और आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि हम दोनों विजुअल को हमने ये शूट किया है। एक विजुअल जो कि प्रार्थना का तरीका बदला गया है, स्टार्टिंग में आप देखें विजुअल में एक है, तो उसके बाद जब स्थानीय जो अधिकारी जब जो संज्ञान ये स्थानीय गढ़वा के जो डीसी है रमेश खोला, उसके बाद जब स्थानीय अधिकारी आ जाते हैं तो उस तरीका को बदला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या 75% अगर आपकी जनसंख्या है तो अपने मन मुताबिक आप करवाओगे। इसके मतलब कि अगर आप मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आपकी जनसंख्या 75% है, और जहां हिंदू समाज के लोग हैं वहां जनसंख्या अगर 90% है, तो अपने मन मुताबिक काम करेंगे? जी नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, और दोनों की अगर बात करते हैं राष्ट्र राज्य की बात, तो वहां पे आप अपने मन मुताबिक किसी प्रार्थना को जो कितने वर्षों से चली आ रही है परंपरागत पहले से, वहां एक हम बाइट हमने भेजा है, वो भी मुसलमान का ही लड़का है, उसने भी बोला कि जो तरीका है हम लोग ने पहले से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते आ रहे हैं, जो दया कर दान भक्ति का इस प्रार्थना को हमने स्टार्टिंग से शुरू किया है। लेकिन आज आप किस आधार पे उस स्कूल में जा रहे हैं, वहां का जो प्रधानाध्यापक है वो सहमता है, डरा सा है बेचारा, वो बोल नहीं पा रहा है सुन के, उसकी तो हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, कम से कम बोला कि नहीं स्थानीय लोग बिल्कुल आशीष, इस बीच में जेएमएम की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? दरअसल गढ़वा में धर्म के नाम पर जो प्रार्थना बदलने पर जेएमएम ने क्या कहा है उसको हम पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके समाधान को निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे लोगों के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने तरीके से तमाम चीजों को करना चाहते हैं। जैसा कि गढ़वा में 75% कहकर कि हम 75% हो गए हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, या आखिर क्या है इसको कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जेएमएम का रिएक्शन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। समाज में धर्म और जाति के नाम पे जो अचानक से बाढ़ सा आ गया है, लोगों के बीच में विवाद करवाना, ये इतना नुकसानदेह होगा अल्टीमेटली समाज के लिए कि जो सामाजिक ताना बुना है, एक रिश्ता है त्यौहार पर्व का, एक रिश्ता है एक दूसरे के साथ में साथ जीने का, साथ मरने का, उस पर कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव भी पड़ेगा और अंततः लोकतंत्र के साथ साथ पूरा देश कमजोर होगा। सरकार ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मेरी भी बातचीत हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, उन्होंने भी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपनी तरफ से आदेश भी जारी किया कि इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए, तो जेएमएम की प्रतिक्रिया हमने सुन ली और कहा साफ जेएमएम की ओर से कि देखिए जो चीजें चल रही हैं उसमें बदलाव कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग के गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रार्थना करने का तरीका या प्रार्थना तय किए जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की कोशिशें जो लोग कर रहे हैं वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। ये साफ स्पष्ट संकेत उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल प्रबंधन पर और स्कूल पर दबाव बनाया, बच्चों पर दबाव बनाया कि वो कैसे प्रार्थना करेंगे। भानु जी, आखिर सवाल यहां पर यह कि देखिए जब भी नियम कानून कहीं का भी बनता है, किसी प्रतिष्ठान का, किसी शैक्षणिक संस्थान का या कहीं का भी, तो वो सरकारें तय करती है या सिस्टम तय करता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा? कौन लोग होंगे इसमें जिन्होंने इस तरीके से बदलाव किया? देखिए पांडे जी, जो हम लोग परिस्थिति को समझ रहे हैं, ये झारखंड प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति आज की तारीख में बहुत हावी है। मैं इसको पीछे लेकर के आपको चलना चाहता हूं, जब विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष बनाया जाता है, वहां से धार्मिक भावनाओं के साथ तुष्टीकरण की राजनीति सरकार के द्वारा नींव रखी जाती है। दूसरा चीज, जब नियोजन नीति लागू किया जाता है उस वक्त हिंदी को, अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को शामिल किया जाता है मुख्य परीक्षा में। तो आप समझ सकते हैं कि उर्दू की पढ़ाई कहां होती है। उर्दू की पढ़ाई केवल मदरसों में होती है, विद्यालयों में नहीं होती है।
तो सरकार ने तुष्टीकरण के माध्यम से, लेकिन सर यहाँ पे तो सरकार ने बल्कि ग्रामीणों का और स्थानीय लोगों का दबाव था। मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूं, सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा। नियोजन नीति में उर्दू को, हिंदी को हटाना, उर्दू को रखना, नमाज कक्ष को बनाना, उसके बाद विद्यालय में उसका विद्यालय का रंग चेंज करना, विद्यालय हरे रंग के होंगे, यह सरकार का तुगलकी फरमान, ये भी कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण की नजरिया से वो तो झारखंड को दिखाता है हरा रंग। नहीं, आप उसको, आपको लगता है ये झारखंड को दिखाता है, लेकिन मजहबी सोच वाले लोगों को ये दिखाता है ये भगवा के खिलाफ है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी झंडा के प्रतीक के रूप में लोग उसको समझते और देखते हैं। झारखंड की हरियाली नहीं है वो। नहीं, झारखंड की हरियाली अगर होती तो हम लोग भी एक्सेप्ट करते उसको, उसमें लोगों को पाकिस्तान की हरियाली दिखाई दे रही है, हम लोगों का कहना यही है। उसके बाद जब विद्यालय में हरा रंग करने की बात होती है, उसके बाद फिर से ये संदेश जाता है कि अब बच्चों का जो ड्रेस होगा वो भी हरे रंग का होगा। और उसके बाद जब पंचायत चुनाव होते हैं, वहां के स्थानीय विधायक, माननीय मंत्री हैं उस क्षेत्र के, और उनके ही क्षेत्र में ये चीजें देखने को हम लोगों को मिलती है। तो ये चारों चीज को अगर सिलसिलेवार हम लोग जोड़ते हैं तो पाएंगे कि ये सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा है। जहां हम 75% हैं वहां हमारे हिसाब से कानून होना चाहिए, यानी जहां संख्या कम है वहां हाथ जोड़ो, और जहां संख्या ज्यादा है वहां हाथ मोड़ो। ये कौन सा कानून है? किसने उनको पढ़ाया? अगर इसको गहराई में जाकर के समझने का प्रयास किया जाए, मैं समझता हूं कि सरकार को भी समझना चाहिए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति चाहे भाजपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम करते हैं तो आने वाला समय में देश को तोड़ने के सिवा हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। चलिए शाही जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ये सवाल हमारा बना रहेगा उनके साथ भी, और लगातार हम पूछेंगे ये सवाल। डंके की चोट पर हम सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा? क्या कुछ लोगों ने शह दी होगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो संख्या बल में खुद को मजबूत पाने के बाद ऐसी कोशिश की होगी? या हो सकता है कि कोई हो जो इस तरह की कोशिशें कर रहा हो और झारखंड की सौहार्दता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो लगातार कोशिश से होती रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहां पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, जिसमें हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल ये कि क्या हमारी संख्या कहीं अधिक हो जाए तो क्या नियम कानून हमारे हिसाब से तय होंगे, या फिर जो नियम कानून सरकारी होते वो तय होंगे? दरअसल गढ़वा में ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि गढ़वा में ऐसा उन्होंने किया क्यों? अपनी संख्या को देखते हुए, या फिर किसी ने उकसाया होगा, या एक साजिश के तर्ज पर यह हो सकती है? इसको लेकर बहुत लोगों का विरोध आ रहा है, और सरकार की ओर से भी इस बात पर साफ संकेत आ गया है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल के नियम को बदलने की कोशिश की। स्कूल में जो एक गाइडलाइंस होता है उसी के मुताबिक प्रार्थना की जाती है, उसी तरीके से प्रार्थना की जाती है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ होगा? तो आज जांच तो हुई, लेकिन फिर भी सवाल ये बना रहेगा कि आखिर यह हिम्मत या हिमाकत हुई कैसे होगी? हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी जुड़े हुए, हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। तो हम भानु प्रताप शाही जी से अभी हमने रिएक्शन लिया था इस पर, आशीष के पास चलते हैं। आशीष, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उन लोगों की पहचान हो चुकी है, चिन्हित किया जा चुका है, जिन्होंने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को इस तरह की कोई हिदायत दी थी, या फिर कहा था कि प्रार्थना के तरीके को बदलो, प्रार्थना को बदलो? क्या उसको चिन्हित करने की, उन लोगों को चिन्हित करने के भी प्रयास किया जा रहा है, या फिर बस चीजों को बस दोबारा से बस रिस्टोर कर दिया गया पहले की तरह? देखिए पंकज, मैं दोपहर से इस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं लगातार इस बात का बोल रहा हूं कि प्रशासन तो वहां पे गई, वहां पे जो पहले का सिस्टम था उस सिस्टम को लागू की, लेकिन उसके लिए चिन्हित करने की जरूरत थी। जो स्थानीय लोग वहां पे गए, जो भी अंक लड़के या जो भी वहां के लोग गए, उनको चिन्हित करने की जरूरत थी, उन पर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत थी, उनको उनके ऊपर केस करके उनको जेल के अंदर डालने की जरूरत थी, ताकि हिमाकत इस तरह से गढ़वा जिला में दूसरे स्कूल में इस तरह से लोग, चाहे किसी भी संगठन के लोग हो, वो इस तरह से काम न करें। लेकिन बात है कि अगर वहां के जो मुखिया का जो मैंने इस चुनाव का जो बाइट था उसमें बोले कि हम गंगा जमुना तहजीब के साथ में अपने ये पंचायत में लोग आते हैं, लेकिन बात है कि आखिर 1 महीना 15 दिन 20 दिन इस तरह से काम किया जा रहा है। जो शिक्षक वहां के, क्या वो अरे कि कौन लोग आए थे जो उन पर दबाव बनाया, या ये तो प्रशासनिक, देखिए प्रशासनिक स्तर का काम है। प्रशासन वहां पे गई थी तो प्रशासन को चाहिए कि जांच के बाद उनको बोल रहे हैं कि जांच किया जाएगा, लेकिन अभी बात हो रही है कि तत्काल इसको संज्ञान लेना चाहिए था प्रशासन को, और संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल उन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि वहां के जो प्रधानाध्यापक है जुगेश्वर राम काफी डरे हुए हैं
क्योंकि जॉब उनको करना है और उसी के बीच में जाना है। सोच लीजिए कि जो स्कूल का एक पैटर्न है, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम बदलने के जो हिमाकत कर सकते हैं, ये हम लड़ जाते हैं वहां पर 75% अपना जनसंख्या दिखाकर, तो वहां पर मुझे लगता है कि ये पहचान प्रशासनिक स्तर अधिकारियों को करने की जरूरत है, पुलिस विभाग को करने की जरूरत है कि कौन इस टाइप के लोग आते हैं स्कूल में। चूंकि अगर ये सपोर्ट करेंगे, जोगेश्वर राम जो प्रधान रहते हैं, जरूर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, वैसे लोगों का नाम बताएंगे। लेकिन ये गए वहां पर, वहां जाने के बाद जो पुराना सिस्टम था उस पैटर्न को लागू किया कि क्या भरोसा है कि पैटर्न चलेगा। हो सकता है आज पैटर्न लागू करके चले पुराने पैटर्न को, लेकिन फिर हो सकता है कल के जब आप धमकी दो कर फिर वो पैटर्न बदल जाए। तो ये बात है, देखिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है इसमें जो प्रशासन गई करके वापस जो लौटाई, ये बात काम नहीं चलने वाली है। क्योंकि ये आज अगर छोड़ दिए तो कल फिर ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा और फिर ऐसे दरवाजे जिला में कारनामा देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब ये जांच का विषय तो है, लेकिन अब चीजों को दोबारा से ठीक कर दिया गया है, वापस पुराने प्रार्थना को अब शुरू कर दिया गया है, प्रार्थना के तरीकों को भी बदलवा दिया गया, यानी कि जैसे पहले होता था हाथ जोड़कर, हाथ मोड़कर नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़कर होने लगा है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल कि उन लोगों को भी चिन्हित किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो लोग पहुंचे थे। बच्चों से पूछा जा सकता है कि क्या उन्हें कोई धमकी मिली थी, किसी ने धमकाया था कि आप जाएं तो वहां ऐसे करें, क्या शिक्षकों को धमकाया गया था। भानु प्रताप शाही जी, क्या लगता है कि मतलब स्कूल पर एक जो दबाव बनाया गया होगा, ये कुछ खास लोगों के 2-4-5 ही लोग, ऐसा तो नहीं कि पूरा इलाका के लोग ही पहुंच गए होंगे स्कूल में एक साथ इकट्ठा होकर के? नहीं जी, अब तो ऐसा ही होगा। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं, और पूरा इलाका और किसी भी समुदाय का सारे वर्ग के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बेसिक वो लोग कौन हैं जो इस तरह के दबाव विद्यालय के प्रधानाचार्य और बच्चों पर डालने का काम किए, ये प्रशासन की जवाबदेही है उनको चिन्हित करना। लेकिन सबसे बड़ा विषय, जो गंभीर विषय हम लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन ये लग रहा है, और ये थ्रेट मैं मान करके चल रहा हूं, ये थ्रेट केवल एक कोरवाडी विद्यालय का नहीं है, ये थ्रेट केवल झारखंड के एक विद्यालय या एक स्थान का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ये विषय बन सकता है। हमारा संख्या 75% है, इसलिए हमारे हिसाब से प्रार्थना होगा। मैं आज यहाँ स्टूडियो, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, ऐसा कोई 75%? बिल्कुल बिल्कुल, वो हेडमास्टर ने बोला कि हमारी संख्या इतनी है इसलिए ये चीजें करनी होंगी। हेडमास्टर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आज मैं आपके स्टूडियो में बैठ करके गर्व के साथ कह सकूं कि हिंदू का संख्या इस देश में 80% है। तो यह देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से कानून बने। शाही जी, इरफान अंसारी जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इरफान अंसारी जी, स्वागत है आपका। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं हम कि स्कूल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रार्थना बदल दे, प्रार्थना के तरीकों को बदल, सिर्फ इसलिए कि 75% हम यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा कहकर कोई कैसे बदलाव हो सकता है? नहीं, देखिए, पहले तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये घटना कहाँ की है, और ये गढ़वा के पूर्वाजी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की। अच्छा, ये देखिए, वहाँ हमें लगता है कि गढ़वा में एक से एक लोग साजिशकर्ता लोग हैं, और अल्पसंख्यक को फंसाना ही भाजपा का मकसद है वहाँ। अभी हम भानु जी शायद सुन रहे थे, उन्हीं की आवाज लग रही थी। जी, वही है, उन्हीं का ये चाल है, उन्हीं का एक प्रीप्लान चाल हो सकता है। हाँ, उन्हीं का एक चाल हो सकता है। वो प्रीप्लान, वो साजिश रचने में बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं। ये जब से भाजपा में गए हैं ना, वो साजिशें रच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, देश बड़ा है। स्कूलों में कभी हम लोगों ने नहीं सुना है कि कोई हिंदू का कथा पढ़ा जाए या मुस्लिम का कथा पढ़ा जाए। एक राष्ट्रगीत होता है, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं हम लोग, और जो राष्ट्रगीत है हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग गाते थे, सारे बच्चे गाते थे। आज के 4 दिन पहले आपने देखिए, बात सुनिए ना, आप मत बोले बीच में मत बोले ना। हो जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता तो वही समझ में आती है कि आप राष्ट्रीय सुने नहीं ना भानु जी, आप बढ़िया से सुनते नहीं है भानु जी। जैसे लोग राष्ट्रीय शोभा नहीं देता है। आप बढ़िया से सुनिए ना, पहले बात सुनिए। मेरी आवाज नहीं, इरफान जी मेरी आवाज नहीं है। भानु प्रताप शाही बुलाए क्यों मुझे? मुझे बुलाए क्यों? आप जब आप मेरा डिबेट सुनना चाहते तो हमारी जी आप कहिए, हमारी बात सुनिए, उसके बाद आप उनको दीजिए और वो बोलेंगे। नहीं जी, आप अपनी बात नहीं, आप पूछिए सवाल। वो क्यों पूछेंगे हमसे सवाल? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बिल्कुल। ये भानु प्रताप जी का एरिया है, वो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। एक साजिश रचने में एक्सपर्ट खिलाड़ी है वो। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, विद्या में, एजुकेशन में, सुनिए, एजुकेशन में भानु जी जात पात मत लाइए। आप पहले जानकारी हासिल कर लीजिए।
माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का है, गढ़वा जिला से मात्र 5 किलो, गढ़वा जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पहले पूरी जानकारी लेकर के डिबेट में आइए। आपका मैं सुनूंगा, मेरी बात जैसे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आ गए हैं वैसे फर्जी बात करते हैं आप। हमारे इलाके का है गलत। देखिए भानु जी आप जेल जाइएगा, जेल में जाइएगा बता रहे हैं, इससे समझ बोलिए। हम जेल जाएंगे कि बिहार जाएंगे वो बात छोड़ दीजिए, बात मत कीजिए। लेकिन ये सरकार जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप आपको कहते हैं फर्जी डिग्री, आप कहाँ जाएंगे? हम मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन इरफान अंसारी देखिए, इरफान अंसारी अपनी राय पर रखिए। शायद जी क्या मत बोलिए। जी इरफान अंसारी जी आप अपनी राय रखिए। मुझे बोले दीजिए आप। जी बिल्कुल, क्यों बुलाया आपको? आप मुझे बोले दीजिए, उनको बोलिए, वो भी बोलेंगे, हमें सुनेंगे। आप बेवजह बोले नहीं आप इरफान जी आपकी बारी आप बोलिए। गलत बोलिएगा तो हम सुनने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ? गलत बोलिएगा। भानु जी का एरिया है, मिथिलेश जी का एरिया है, हमारा एरिया बता रहे हैं। आसपास भवनाथपुर इन्हीं का एरिया है ना। एरिया पर हम नहीं जाते हैं। एरिया चलिए, एरिया किसी का भी हो, झारखंड का एक एरिया, झारखंड का एक जिले का एक स्कूल है, वहां ये हुआ है। हम इस पर चर्चा करें। कंडेम करता हूँ। सुनिए। हाँ ठीक है, जो स्कूल में जो घटना घटी इसका कोई प्रूफ है क्या? हाँ, बेवजह एकदम समाज को बांटने का काम, एक वर्ग को जलील करने का काम, बच्चे के मन में नफरत पैदा कर रहा है भाजपा के लोग। ये अच्छी बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, मैं विभाग के जो चीफ सेक्रेटरी और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जो लोग एक समाज को और खास करके हमारे होनहार बच्चे जो कल देश की रक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, इस तरह का डिबेट में लाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और हमें लगता है कि भानु जी का ये स्क्रिप्ट होगा और इस पर डिबेट करवा रहे हैं हमसे। बच्चे सुनिए, नहीं जो इरफान अंसारी जी देखिए, इरफान साहब बताया तो ये भानु जी का नहीं है। और इस देश में ये भारत का ये मुद्दा है। और सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए जी। ये डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सुनिए, अल्पसंख्यक कभी नहीं कहेगा कि हमारा शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार, धार्मिक दीवार खड़ी की जाती है। सर ये मुद्दा तो होना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना कि एक जगह एक स्कूल में आज होता है, कल को दूसरे स्कूल में भी हो सकता है ऐसा। सर सुनिए ना, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के सर सुनिए, मैं लोगों का जहन भाजपा के द्वारा गंदा करते हुए देखा था, लेकिन आज बच्चे के मन में जहन और उनके दिमाग गंदा कर रहा है। जहन में कौन भर रहा है? ये बात तो पहले समझिए ना। पहले कौन सा प्रार्थना होता था, कौन प्रार्थना हो रहा है, ये बात इतना हम लोग राजनीतिक में इतना नीचा नहीं गिर जाए, राजनीतिक में इतना नीचा नहीं गिर जाए। आपके समुदाय के लोगों ने उसको बदलने का काम किया। पहले सुन लीजिए बात को, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपनी तरफ से बात को नहीं बोल रहा हूं। पहले जो प्रार्थना होता था उसको लोगों ने बदला। पहले जो प्रार्थना होता था जिस तरह से हाथ जोड़ करके उसको बदल करके हाथ मोड़ करके करवाने का काम आपके समुदाय के लोगों ने दबाव दे करके करवाने का काम किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया बोल रहा है। वहां सारे लोग गए और वहां उन्होंने कहा कि 75% हमारी आबादी इस गांव में है, हमारे हिसाब से विद्यालय में प्रार्थना होना चाहिए। कल के डेट में झारखंड में आपकी संख्या बढ़ जाएगी जिस तरह से साहेबगंज में बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि इसको जो है बांग्लादेश से जोड़ दिया जाए। तो ये क्या बात हो गया इरफान जी? जहां संख्या बढ़ती जाएगी वहां आपका कानून चलेगा, सरिया का कानून चलेगा। हमारी संख्या जहां ज्यादा है वहां बोले कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया। ये इस तरह से हम झारखंड प्रदेश और देश को चलाएंगे क्या? किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप झारखंड को? आप ही के जैसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके झारखंड को इस दिशा में भेज रहे हैं। देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। भानु जी, क्या आपको अकल नहीं है क्या? अकल आपको नहीं है? चैनल में अकल आपको होता तो जानकारी लेकर के आते। सुनिए बात सुनिए ना, तुष्टि आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको तो हरा रंग का विद्यालय किसने कराया? अगर डिबेट पे आ रहे हैं, हरा रंग का विद्यालय किसने कराया? हरा पोशाक किसने कराया? विधानसभा में नमाज कक्ष किसने बनवाया? ये तुष्टिकरण की राजनीति है कि नहीं है? हिंदी को हटा करके उर्दू को शामिल किसने कराया? ये तुष्टिकरण है कि नहीं है? बताइए, आप जवाब दीजिए। सुनिए, देखिए आप देखिए, न्यूज़ 11 जो है झारखंड में सभी लोग देखते हैं, सभी वर्ग के लोग देखते हैं। तो मैं आपसे भानु जी से कहूँगा कृपया आप शांत रहिए। तुष्टिकरण यहाँ कहाँ से आ गया? केवल जात पात नफरत यही सीखे हैं क्या आप भाजपा में जाकर? अरे ये प्रार्थना को बदल देना ही तुष्टिकरण है। अगर जरा भी मैं तो डिबेट में बोल रहा हूँ इस बात को, प्रार्थना को बदल देना तुष्टिकरण है या नहीं? आप उत्तर प्रदेश से आकर, सुनिए ना मेरी बात, अरे भाई सुनिए ना, आप उत्तर प्रदेश से आकर झारखंड के कल्चर के बारे में क्या मालूम है आपको?
क्या जाते हैं इरफान जी एक मिनट एक हो गया यार एक मिनट हम लोग मिलाते हैं। हिम्मत है तो सुनिए मेरी बात, हिम्मत है तो एक मिनट आप बुलवा रहे हैं, क्यों बुलवा रहे हैं आप? अरे एक आप मिनट सुनिए, आप बात सुनिए, इस बात को आप प्रमाणित कर दीजिएगा। मैं टीवी में बोल रहा हूँ, सुनिए इस बात को आप प्रमाणित कर दीजिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आप कहीं से आप झारखंड के, ठीक है। हमें आज झारखंडी को बोलता है कि हम बाहर से आए नहीं लोगों को, नवादा का झारखंडी को बोलता है क्या इनके साथ। देखिए इरफान अंसारी जी, भानु प्रताप शाह जी, इरफान अंसारी दोनों से हम गुजारिश कर रहे हैं। देखिए हम मुद्दे को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। मुद्दा हमारा यही है कि क्या किसी क्षेत्र में कोई एक खास समुदाय के लोग अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या वहां पर नियम कानून वैसे होने लगेगा? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये तो प्रशासनिक अक्षमता है, वहां के सिस्टम की अक्षमता है, ये तो मानेंगे आप इरफान जी कम से कम। देखिए सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप भानु जी कहां से कहां चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड का कल्चर अलग है। खास करके आप जो बातें डिबेट पे लाए हैं, इस पर पहले जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर फैक्ट क्या है, इसके अंदर सच्चाई क्या है। बिल्कुल वजह बताइए। अगर आप ये बातें अगर टीवी चैनल में दिखा रहे हैं, बच्चे अगर देख रहे होंगे, फैमिली अगर देख रहा होगा, तो क्या समझेगा बताइए कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, एक दूसरे को हम लोग नीचा दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे के मन में गंदी गंदी बातें, डिबेट का मुद्दा इसलिए सर इरफान जी, हमारे डिबेट का मुद्दा आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे। नमस्कार प्रणाम, सुनिए, नमस्कार प्रणाम सलाम कीजिए ना, कौन मना किया है? उससे तो कर लीजिए ना। स्कूल में मत लाया कीजिए इस बातें को। विद्यालय जो है बस यही तो यही डिबेट का मुद्दा यही है कि विद्यालय में हम बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए वहां पे भेजते, एक तैयार कर रहे होते, लेकिन वहीं पर ये चीज हो जा रही है ना सर, यही तो दिक्कत है, इसलिए ये डिबेट है। नहीं देखिए नहीं, आप अगर किसी ने, अगर मान लीजिए किसी ने गलती कर दिया, तो उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए भानु जी को जाना चाहिए था, उस स्कूल में जाना चाहिए था, हेड मास्टर से बात करनी चाहिए थी, क्या बात है नहीं बात है, वहाँ के डीसी से बात करनी चाहिए थी। तो कम से कम इस तरह की बातें डिबेट में आना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं भानु जी को कहूँगा, भानु जी अल्पसंख्यक होना पाप नहीं, वो आपके बच्चे हैं, कम से कम एडॉप्ट करके तो देखिए। हो सकता है 10 वोट तो जरूर देता होगा। क्या मैसेज जाएगा जहन में, क्या जाएगा बात आप बताइए। भाजपा में जाकर सुनिए, प्यार से एक मिनट बात आपको बोले दिए ना, हमको बोले दिया। आप जब से बैठे हैं प्यार के बारे में सुनूंगा आपको तो प्यार का बात न समझ में आता है, न प्यार से आप लोग बोलते हैं। पता नहीं कौन सी शिक्षा आप लोगों को दी जाती है कि हर समय जब भी बोलेंगे तो जुबान से ऐसा जहर निकलेगा कि वो कहीं न कहीं आग लगाने का काम करे। भानु जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बता रहा हूँ, हम लोगों को ये घटना होने के बाद मैंने एक संवेदनशील प्रतिनिधि का परिचय देते हुए शिक्षा मंत्री के यहाँ जगन्नाथ महतो जी से मैंने आग्रह किया। मेरे कहने पर जगन्नाथ महतो जी ने वहां के उपायुक्त और वहां के एसपी को फोन किया। मैं उनके भलमानसता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत हमारे सामने फोन किया। उसके बाद पदाधिकारी वहां गए, पुराने परंपरा से प्रार्थना हुआ, ये मेरा ही देन है। लेकिन तुष्टीकरण किया कौन, इसकी जांच जब जाएगी तो आपके सरकार के ऊपर उंगली उठेगी। आप लोग अभी कल ही, ये आपकी साजिश है, कल ही आप लोग बैठे थे सारे विधायक कि इस सरकार में हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं खुले तौर पर आपको कहना चाहता हूं, सरकार अगर आप लोगों का नहीं सुन रहा है तो आप लोग भाजपा के तरफ चले आइए, हम लोग आपका बात सुनेंगे, हम लोग आपका बात सुनेंगे। इरफान जी, हम ही लोग सुन सकते हैं झारखंड के जनता का बात। अगर कोई सुन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सुन सकती, कांग्रेस सुनने वाली नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुनने वाली नहीं है। क्यों जाकर के रो रहे हैं रोज आलमगीर आलम के यहाँ? आप आइए, स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों का। इरफान अंसारी जी, पहले अपना स्वागत करा लीजिए ना आप। सुनिए ना, ये बात डिबेट की बात आप नहीं, बिल्कुल हम डिबेट पे आना चाह रहे, भानु प्रताप शाह जी बिल्कुल दूसरे मुद्दे लेके दूसरे ले जा रहे थे, लेकिन हम चाहेंगे डिबेट पर आइए। झारखंड एक विकसित राज्य बनता जा रहा है। देखिए सर, झारखंड एक, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हेलो जी आवाज आ रही है, आप कहिए अपनी बात। सर देखिए, झारखंड एक डेवलपिंग स्टेट है। बिल्कुल, झारखंड हमारा डेवलप कर रहा है। हम तमाम लोगों से कहेंगे, तमाम पार्टियों के हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की निम्न स्तर का बात, अगर कोई बात है तो इसकी जांच हो,
बेवजह छात्र छात्राओं में कम से कम ऐसा मामला नहीं आया। अब बेंगलुरु में आप देख रहे होंगे, हम गए थे बेंगलुरु, वहाँ एक हिजाब का मामला था। किसने किया मालूम है आपको? ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये कौन होता है? ये आपस में कभी भी युवाओं में, कभी भी बाल बच्चे में नफरत पैदा नहीं करना चाहिए। को एजुकेशन हम लोग बोलते हैं कि को एजुकेशन जहाँ होता है वहाँ बच्चे अच्छे करते हैं। जहाँ अगर एक वर्ग को केवल पढ़ाएगा तो वहाँ के बच्चे आगे नहीं आ सकते। तो मेरा भी ये मानना है कि जहाँ जिस स्कूलों में को एजुकेशन हो, आपस में भाईचारगी हो, आपस में प्रेम हो, आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो, तभी हम अपने समाज को, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को मजबूत स्तर से खड़ा कर सकते हैं। ना कि ये नमाज ये पढ़ा रहा है, ये हाथ जोड़ रहा है, ये प्रणाम कर रहा है, ये टीका कर रहा है, ये डिबेट ये भानु जी को शोभा नहीं देता है। भानु जी, आपके बाल बच्चे कल क्या करेंगे बताइए? अगर किसी स्कूल में जाएंगे, मुस्लिम स्कूल में, अगर किसी मुस्लिम स्कूल में आपके बच्चे चले गए तो यही प्रश्न तो हमारा इरफान जी आपसे, बच्चा बोला आपकी संख्या वहाँ 75% हो गई तो आपने प्रार्थना बदल दिया। आपको साहेबगंज में झारखंड का कानून बदल देंगे, क्या है संख्या के हिसाब से कानून चलेगा क्या? आप हेडमास्टर हैं? आप हेडमास्टर है क्या? आप रेफरी है? आप रेफरी है क्या? आप रेफरी है? आप क्या है? आप हमसे जूनियर हैं? आप हमसे जूनियर हैं? लोग देख रहे हैं आपको? अरे आप क्या हमको बताइएगा? हमेशा हर समय बस हाथ उठा करके ऐसे करने चले आते हैं। अरे पूरी जानकारी लेकर के आया कीजिए डिबेट में, भानु जी पूरी जानकारी लेकर के आइए, क्या विषय है, किस विषय पे हमको बोलना है, बिना अच्छा इरफान अंसारी जी कुछ कहना चाहिए। इरफान अंसारी जी देखिए, अब आगे क्या हो कि ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़े, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो समाज में विकृतियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्दता बिगाड़ रहे हैं, उनको लेकर आप लोगों की ओर से क्या किया जाएगा आगे? मैं सरकार के हिसाब से नहीं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूछ रहा हूं आपसे कि आप सरकार में ये नहीं। अभी नमाज कस के बारे में बात हुई, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। एक प्रेयर रूम था, इसको लेकर जिस तरह से हाय तौबा मचाया गया, ये अच्छी परंपरा नहीं थी, झारखंड के लिए अच्छी परंपरा नहीं थी। देखिए ये जो बात इरफान जी, तो हम लोग तो बोलते ही नहीं, लिखा हुआ है पार्टिकुलर कि ये नमाज कक्ष होगा, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं थी उसमें। हम नमाज कक्ष की बात कर ही नहीं रहे, हम बात करें कोई किसी भी तरीके से इबादत करे, पूजा करे, कोई इस पे रोक टोक नहीं है। ये तो हमारे पास है। स्कूल 70% आबादी गांव में स्कूल की बात कर रहे सर, हम स्कूल में नियम कैसे बदला जा सकता है? प्रार्थना करने का तरीका बदल दो। हमारी संख्या देश में 80% है। मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? ये बताइए हमें कितना। देखिए भानु जी क्या आपका हृदय गवाही दे रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब संख्या के आधार पर बदल रही है चीजें, लोग तो मैं संख्या के आधार पर बोल रहा हूं, हृदय की बात आप छोड़ दीजिए। आप केवल जवाब दीजिए, क्या आप इसको कबूल कर रहे हैं? आपका हमारी संख्या 80% है, हिंदू राष्ट्र को आप कबूल कर रहे हैं? सुनिए, मैं कल ऐसा कहूँ, देखिए हम मुद्दे से भटक जा रहे। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको ये मौलिक अधिकार है। हम स्कूलों में ऐसा ना हो, स्कूलों में ऐसा जिसने किया उन पर कार्रवाई, हम इस पर बात कर रहे हैं। बाल प्रताप शाह जी, आपसे भी यही मेरा निवेदन है कि हम लोग भी चाहते हैं कि क्योंकि पूरे झारखंड में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। सरकार से भी हम यही बार बार बोलते हैं, सदन के अंदर हो बाहर हो, कौन तुष्टीकरण कर रहा है भाई? अगर आप कर रहा है, इस तरह का मामला प्रदेश में होगा, जो आग लगाने का काम रांची में हुआ, आपने देखा कि किस तरह से सड़क पे रेलवे का पत्थर पाया गया। भानु प्रताप शाही जी, इस मुद्दे में इस मामले में मेरा भी सवाल रहेगा आपसे, कैसे तुष्टीकरण का मामला स्कूल में से कैसे जुड़ गया? प्रार्थना बदली गई है, प्रार्थना का तरीका बदला गया, उसको अब तुष्टीकरण से कैसे जोड़? देखिए, इसलिए कि हेडमास्टर का जो रिपोर्ट आया उसमें यह कहा गया कि मेरी संख्या 75% है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भानु जी, ये वहां के लोगों ने आकर के वहां डरवाया, प्रार्थना को बदला। तकलीफ इस बात की हम लोगों को है, समाज में किसी की भी संख्या कितनी हो जाए, लेकिन समाज जो है, देश जो है, प्रदेश जो है, संविधान से चलेगा, वो संख्या से नहीं चलेगा। हमारी संख्या ज्यादा हो गई तो हम जो कहेंगे वही कानून होगा, ये नहीं चलेगा। ये गलत बात है और ये इसलिए संभव है कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है।
इरफान जी देखिए मेरी बात, देखिए सर, हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ हम लोग प्रार्थना करते थे, वहाँ हमारी आबादी थी, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ये प्रार्थना शुरुआत होती थी। क्या आप बात कर रहे हैं भानु जी, इतना हल्का बात आप कैसे सोच सकते हैं युवाओं में? क्या अल्पसंख्यक का बच्चा आपका नहीं है क्या? आप कहाँ बोल रहे हैं नहीं है हमारा? विधायकी का शपथ हम लिया, तो बोल रहे हैं हमारा बच्चा है। आप क्या शपथ लिए थे? हमारा बच्चा है। संविधान का शपथ लिए हैं, लेकिन आप लोग जो सिखवा रहे हैं, जब से ये भाजपा में गए हैं ना, एक उम्मीद आपके दोनों मेहमानों से कि आने वाले दिनों में ये चीजें ना हो, इसको लेकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इरफान अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। भानु प्रताप शाही जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आपने दी। इरफान अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अंसारी जी आप लोगों ने अपनी राय रखी, लेकिन उम्मीद एक हमारी रहेगी, एक उम्मीद ये रहेगी हमारी कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग समाज में एक ऐसी चीज रखें, कम से कम नियम कानून जो चलता है जहां पे वो उसी तरीके से चले। बाकी अपनी अपनी आजादी है, अपनी अपनी धार्मिक या अभिव्यक्ति की, वो अपने तरीके से चले, स्कूल में सब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप लोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकते हैं और जल्द हाजिर होंगे कुछ दूसरे मुद्दों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।